हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। विश्वास सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं और इसका पार्ट 7 आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो पहले भी हम बता चुके हैं कि ये फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, आपको हमें वहां फॉलो करना होगा। हक आपका वीडियो रोज शाम को 5 बजे आती है आपकी। रोज डेली आपकी सही 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप बस इसी शिद्दत से हमारे साथ लगे रहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड पर शेयर इन द कंपनी इज टू। डिविडेंड पर शेयर इन द कंपनी इज टू एंड अर्निंग पर शेयर इज 5 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 25। व्हाट विल बी द यील्ड। यील्ड कितनी होगी? तो देखिए, यील्ड का आप फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका YIELD। यील्ड इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर और अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड इनटू 100, क्योंकि आंसर परसेंट में देना है, इनटू 100। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ₹5 अर्निंग पर शेयर और 25 दिया हुआ है मार्केट प्राइस इनटू 100। डिवाइड करेंगे 25 से तो 4 और 5 4 जा 20, तो 20%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, company are governed by which section of Company Act final accounts of the company are governed। देखिए, कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो किस सेक्शन से गवर्नर्ड किए जाते हैं? तो देखिए, ये जब पहले कंपनी एक्ट 1956 की बात करें तो ये जो होता था सेक्शन होता था आपका 211, मतलब 211। तो 211 जो सेक्शन था उसके उसके द्वारा गवर्नर किए जाते थे आपके फाइनल अकाउंट कंपनी के। और क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ था, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आपको क्या लिखना है? अब आपको जो इसका आंसर देना होगा वो देना होगा, अब आप इसकी जगह 129, सेक्शन 129। तो 129 के अकॉर्डिंग अब गवर्नर किए जाते हैं, तो अब सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 129, सेक्शन 129, क्योंकि अब कंपनी एक्ट कौन सा लग रहा है? 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्केलर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, स्केलर चैन अधिक्रम सिद्धांत फ्योल ने दिया था, और फ्योल ने जो ये सिद्धांत दिया था इसमें क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन एक नहीं दिख रहा, ये बाद में दिखा देंगे आपको। पहले इसका क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं, संगठन का जो अधिक्रम सिद्धांत है वो निहितार्थ रूप से स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? तो वो स्थापित करता है आपका, मैनेज मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली लिमिटेड नंबर। मीन्स मैनेजर को पता होने चाहिए कि उसके अंडर में कितने कितने सबऑर्डिनेट आते हैं। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट उसके अंडर में होने चाहिए। स्केलर चेन क्या है? इस तरह से आपकी एक चेन होती है कि किस तरह से इनको कम्युनिकेशन करना है। यहाँ पर सुपरवाइजर, यहाँ पर जो आपका सुपीरियर बैठा हुआ है और यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेट बैठा हुआ है, तो पता होता है सुपीरियर को कि मेरे नीचे कितने सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इनफॉर्मल जो आपका औपचारिक अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन क्या कैसा होता है? क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है? या शो इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, या ये ऑर्गेनाइजेशनल के चार्ट में शो होता है? या हार्मफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में? नहीं, इसका सही आंसर होगा आपका बी, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हायर परचेज सिस्टम द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक कॉस्ट। तो जो स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो भी किसमें? हायर परचेज सिस्टम में। तो आप कौन से फॉर्मूले से करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, या आदत की अपॉन विक्रय मूल्य इनटू नगद मूल्य, या ब्याज की दर अपॉन 100 प्लस ब्याज की दर, या वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो इसका आपका सही आंसर होगा बी। सही आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और बी क्या कहता है?
बी कहता है इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस और इनटू कैश प्राइस। तो आप इसको याद रखना क्योंकि यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु कार्य बराबर होता है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2002 में, 2009 में, 2010 में, 2023 में और यूपीपीसीएस प्री 1994 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि लघु कार्य मतलब जो लघु कार्य मतलब माइनर वर्क जो होता है तो वो किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका आंसर सी, मिनिमम रेंट माइनस राइट फी, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। तो सही ऑप्शन आपका सी होगा, मिनिमम रेंट माइनस जो अधिकार शुल्क है उसको माइनस कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कहता है हमारा। सो सो पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। जो पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य होता है वो आर्थिक चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है आपका करंट एसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Underwriting commission and brokerage on the issue of share cannot be exceed following percent issue price share। अंशों का जो निर्गमन पर अभिगोपन दिया जाता है, अभिगोपन कमीशन दिया जाता है या दलाली दी जाती है, तो अंशों के निर्गमन मूल्य के निम्न प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो आप दलाली दे रहे हैं, जो आप कमीशन दे रहे हैं, वो कमीशन किससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी एक लिमिट होती है और ये लिमिट होती है आपकी 5%। 5% से ज्यादा आप नहीं दे सकते कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग according to the section 80 the company act 1956 company cannot redeem its preference share। तो 1956 के अकॉर्डिंग जो कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती, तो किस पर नहीं कर सकती, आयगत लाभों से नहीं कर सकती, या नेट प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, नए निर्गमन प्राप्ति से मतलब नए शेयर पहले इशू करेगी उसमें से नहीं कर सकती, या आंशिक रूप से आयगत लाभ, आयगत लाभ कौन से होते हैं आपके रेवेन्यू प्रॉफिट, या उनसे नहीं कर सकती, या आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट, या स्थायी संपत्ति को बिक्री जो की है स्थायी संपत्ति की वहां से जो प्राप्त हुए हैं, पैसा जो वहां से प्राप्त हुआ है तो उससे नहीं कर सकती। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए शायद ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो ऑप्शन डी अब देख लीजिए आप, अब सही दिख रहा है। और वापस क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। और डी मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इसका आंसर भी डी ही था। तो स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से कंपनी जो पूर्वाधिकार अंश हैं उनका शोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। ये चिट्ठा है, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट। तो इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज शो इन न्यू बैलेंस शीट। तो नई बैलेंस शीट में जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको आप कहाँ दिखाते हैं, क्या एसेट साइड में दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, या दोनों में दिखाते हैं। किसको दिखाना है, पार्टनरशिप की बात हो रही है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को दिखाना है। देखिए इसका तो नाम से ही पता चल रहा था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ दिखाई जाती है, नन ऑफ द अबव, कहीं भी नहीं दिखाई जाती। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। अलिखित अलिखित दायित्व जो दायित्व नहीं लिखित था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को आप जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसे नई बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, कहीं में नहीं दिखाएंगे आप, जब वो है ही नहीं, रिटर्न में है ही नहीं आपके पास वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साझेदार विलेख अनुपस्थित हो मतलब जो पार्टनरशिप डीड है वो एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कह रहे वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो गलत क्या है, कह रहे नो पार्टनर हैज टू राइट द रिसीव सैलरी। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहले मैं बता दूं आपको पार्टनरशिप डीड होती क्या है। देखिए जब भी
कोई पार्टनर पार्टनरशिप को शुरू करते हैं, मान लेते हैं ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं, ये पार्टनरशिप को शुरू करते हैं, तो ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, लॉस कैसे बांटेंगे, बिजनेस को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, तो ये सभी इन सभी बातों को लिख लेते हैं और उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, इस एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट जब रिटर्न में हो जाता है तो इसको कह देते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो ये अगर नहीं है, अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या पार्टनर, तो कह रहे हैं कि पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसने पूछा था गलत क्या है? दूसरा देखते हैं, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, उसमें उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स को सैलरी बिल्कुल नहीं दी जानी, पार्टनर्स ने जितनी भी कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता है, ये भी बात सही है। फिर कह रहे हैं नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं इंटरेस्ट एट द रेट 5% इज टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर्स लोन देता है, कैपिटल की बात नहीं हो रही, मान लेते हैं सी ने फर्म को लोन दे दिया और ये नहीं लिखा था कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा सी, तो इस कंडीशन में जो सी को इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम मिलता है, और यहाँ पर क्या कहा कहा गया है? 5%। तो ये बात गलत है, तो आंसर इसका डी होगा। डी बात इसने बिल्कुल गलत कही है, ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, और ई भी देख लेते हैं, ई में क्या कह रहा है। देखिए ई को कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर। जो पार्टनर होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट जो बांटते हैं वो इक्वली बांटते हैं, तो वो भी बात सही है, इक्वली बांटते हैं। तो डी एक ऐसा था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स अगर कोई लोन देता है तो उस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाता है, ना कि 5%। ठीक है, और फर्म देती है उसको। दूसरी बात एक और है, अगर पार्टनर्स ने ही लोन ले रखा है, कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, फर्म उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 15,000, और परचेज दिया हुआ है 40,000, कॉस्ट ऑफ सेल 52,000 और सेल दी हुई है 57,000। कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस क्या हो? तो पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख लेते हैं इसको क्या होगा। पहले अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका करके। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है आपको, सेल दिया हुआ, परचेज दिया, ओपनिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लग ही रहा है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है आपको 52, कितने में बना वो भी दिया हुआ है, और कितने में बेचा वो भी दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आप देख लीजिए, बनाया तो है आपने 52 में और बेच दिया आपने 57 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है और आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इजिकल टू होगा सेल और माइनस कॉस्ट, या कह सकते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल कितनी है यहाँ पर 57,000, और कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 52,000। 52,000 आपकी कॉस्ट है, तो माइनस करेंगे हम आपको तो 5,000। तो 5,000 क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, 5,000 प्रॉफिट होगा, हानि बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सेल ज्यादा है और कॉस्ट कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं इफ 1 जनवरी वॉज, कैपिटल दी हुई है 1 जनवरी को 19,400, और कैपिटल 31 दिसंबर को दी हुई है 21,500, ड्राइंग दिया हुआ है 4,300। कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 जनवरी में जो आपको दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें सबसे जरूरी जो फॉर्मूला है, तो यहाँ फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम, वो होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम पहले ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल में हम फिर माइनस करते हैं ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग भी हुई है, और इसमें फिर हम ऐड कर देते हैं अपना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो ये आ जाती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो देखते हैं, फिल करके देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है। तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आपकी 21,500 रुपये, और ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपकी 19,400 रुपये, और माइनस ड्राइंग आपका दिया हुआ है 4,300 रुपये,
और प्लस प्रॉफिट कितना है पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आपको बताना है, प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो आप प्रॉफिट को यहीं छोड़ेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। देखिए 19,300 का 19,400 में से 4,300 कम कर देते हैं, तो ये आपके बच जाएंगे 15,100 रुपये। तो इधर 15,100 रुपये बच गए हैं आपके, और प्लस क्या है, प्रॉफिट। और दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ कैपिटल कितने लिखी हुई है, 21,500। तो ये 15,100 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 21,500 में से माइनस हो जाएंगे 15,100 रुपये। तो इधर क्या बच जाएगा हमारा, प्रॉफिट। तो कितना बच जाएगा ये देख लेते हैं। तो 21,000 में से ये 400 रुपये एक बच गए आपके, और 21 में से 15 गए, 6,000 ये। तो 6,400 रुपये आपके प्रॉफिट आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द अनपेड सैलरी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस विल बी शो। तो अनपेड सैलरी है और वो कहाँ दी हुई है, कह रहे हैं इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, तो आप उसको कहाँ पर शो करेंगे। तो ये जो है आपकी, ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये एक तरह से लाइबिलिटी, और आप कहाँ शो करेंगे इसको, लाइबिलिटी में ही शो करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड होगी उसमें दिखा देंगे कि लाइबिलिटी है। इसको आ, दो जगह क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट एसेट और वैल्यूड एट, जो करंट चालू संपत्तियां होती हैं वो किस पर, शुद्ध प्रतिस्थापन मूल्य पर मूल्यांकन होता है उनका, या मार्केट वैल्यू पर होता है, या कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में जो भी कम होता है उस पर होता है, या डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर होता है। तो इसका जो वैल्यूएशन होता है, बाजार मूल्य और आपका लागत मूल्य जो भी कम हो उस पर होता है, तो ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन का आयोजन और नियंत्रण के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली पर लागू होता है, नहीं। कह रहे हैं लाभ आयोजन, आयोजन तथा नियंत्रण के लिए संगठन आत्मक उत्तरदायित्व के लेखांकन के द्वारा होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, ये कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ये भी नहीं था ऑप्शन, ऑप्शन जो था बी ही ठीक था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठा में संयोगिक दायित्व, मतलब जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, ऐसी लाइबिलिटी जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। तो इन द बैलेंस शीट अराइजिंग आउट ऑफ द कन्वेंशंस, तो आर्थिक चिट्ठे में संयोगिक दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है उसका क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, तो इसका सही आंसर सी होगा। डिस्क्लोजर में प्रकटीकरण में कहा जाता है कि जो भी करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो भी चीज है उसको दिखाना जरूर चाहिए। देखिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो गई तो हो जाए या ना हो जाए, ये डिपेंड करेगी एक घटना पर। जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप केस हार जाते हैं तो आप पर फाइन लगेगा, कितना लगेगा ना ये पता, लगेगा या नहीं लगेगा ये भी नहीं पता, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो ऑप्शन सी होगा। ये क्या है आपका, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को भी शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों दोनों को अधिकतम 10% बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है, पहली बात। देखिए यहाँ पर क्या है, डिवेंचर, शेयर एंड डिवेंचर, पहली बात तो डिवेंचर को सॉरी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं करते, तो पहली बात तो गलत है। अच्छा, इसने यही पूछा है सही क्या नहीं है, इसने पूछा सही क्या नहीं है, तो आपको शुरू में मिल गया सही क्या नहीं है, ए सही नहीं है। बाकी आप पढ़ लें, आंसर इसका यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। अरे अनलेस अदरवाइज स्टेट द ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू, यदि कुछ ना कहा गया हो तो पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है, तो आप उसको कौन सा मानेंगे। तो आप इसको मानेंगे कम्युलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, उसके कई टाइप्स होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव भी होते हैं, पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं, कन्वर्टेबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी होते हैं। तो अगर कुछ नहीं कहा गया है तो प्रेफरेंस शेयर को क्या माना जाएगा, किस तरह के हैं, तो उनको माना जाएगा कम्युलेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। इनको यही माना जाता है, कुछ भी माना जा सकता है।
कम्युलेटिव भी माना जा सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी और नॉन कन्वर्टेबल भी, अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट सेट असाइड द फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट आर इन्वेस्टेड आउटसाइड इज नॉन। देखिए, जो भी आपका प्रॉफिट था, आपने इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला और उसको अपने बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर पैसा लगा दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। तो बाहर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से? बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, आउटसाइड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आप रिजर्व कहेंगे, फंड कहेंगे, या कैपिटल रिजर्व कहेंगे, या सीक्रेट रिजर्व कहेंगे। तो इसका आंसर होता है आपका सी। तो विभाजन कह रहे हैं, देखिए, एक होता है आपका रिजर्व, एक होता है आपका कैपिटल रिजर्व, और सीक्रेट रिजर्व होता है। इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रिजर्व, अगर आप प्रॉफिट में से कुछ पैसा उठाकर रख देते हैं और अपने बिजनेस में ही रख दिया अलग, तो उसको तो बोलेंगे आप रिजर्व, जनरल रिजर्व भी कह सकते हैं। ठीक है। और कैपिटल रिजर्व होता है जब आपको कुछ कैपिटल रिसीट हो जाती हैं, जैसे आपने कोई ओल्ड मशीन बेची, जितने की लाए थे उससे ज्यादा की बिक गई, तो ये जो प्रॉफिट हुआ, इसको इससे बना सकते हैं आप, कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं। और सीक्रेट रिजर्व ऐसा होता है जो कि दिखाया नहीं जाता लेकिन होता है, और ये फाइनेंशियल जो था, स्ट्रेंथ देता है बिजनेस को। और अगर आपने ये जो रिजर्व किया था यहाँ, ये जो यहाँ आपने रिजर्व किया था, आपने सोचा ये बिजनेस में क्यों रखें, इसको कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, डबल बेनिफिट होगा। एक तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई परेशानी फेस करते हैं फ्यूचर में, तो इस रिजर्व का पैसा यूज कर लेंगे। तो जब हम किसी रिजर्व को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फंड बोलते हैं, या रिजर्व फंड भी कह देते हैं। इसका एक नाम और है, इसको रिजर्व फंड भी कह देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपके आज के टोटल पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।